हेलो बच्चों, द क्लास ईडी ग्रुप में आप सभी का वेलकम करता हूं बेटे। तो बच्चों, हमारा चल रहा है हिंदी का सेशन चलता है और हिंदी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखो। पहले हिंदी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले बात करूं तो हमने भाषा कंप्लीट कर लिया। भाषा के जितने भी, जैसे कहाँ से निकली थी, जैसे संस्कृत, आदि जननी कौन थी, इसकी संस्कृत थी। संस्कृत से क्या निकली, हमारी पाली, और पाली के बाद में क्या आई, प्राकृत। ठीक है, क्या आई, प्राकृत। फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद में अवहट, फिर आई प्राचीन हिंदी। ठीक है, ये पढ़ा हमने। अब इनका कार्यकाल, काल देखा था, काल, भाषा का काल, भाषा का काल देखा हमने। 3 पार्ट में देखा। पहले प्राचीन हिंदी में, दूसरा मध्यकालीन हिंदी में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा देखा बेटा हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में देखा। ठीक है, ये देखने के बाद फिर हम चले अपभ्रंश पे। किस पे चले भाई, अपभ्रंश पे चले। ठीक है, फिर चले हम अपभ्रंश पे। अपभ्रंश पे कैसे, यहां था अपभ्रंश, अपभ्रंश यहां से फिर उपभाषा, फिर यहां से बोलियां। अपभ्रंश का पहला कौन सा था, सौरसैनी। यहां से कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी। कौन सी, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है ना, हरियाणवी, कौरवी, सॉरी हरियाणवी होगी, कौरवी होगी, कन्नौजी, बुंदेली, और कौन सी थी, दक्षिणी हो गई। ठीक है, ये हो गई। फिर अगला सौरसैनी आया था, इससे क्या निकली थी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी से क्या निकला बेटा हमारा, मालवी, मेवाड़ी, जिसे मेवाड़ी और मारवाड़ी बोल देते हो, पूर्वी हिंदी, और मालवी, मालवी, मेवाड़ी, और कौन सी थी, मारवाड़ी। ठीक है, फिर आया था हमारा कौन सा, अर्ध मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश आया, पूर्वी हिंदी आई, और ये बिहारी हिंदी आई। फिर हमारा खस अपभ्रंश आया, खस से हमारा कुमाऊनी और ये गढ़वाली निकली। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर देखा हमने हिंदी का संवैधानिक विकास, भाग 17, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ये चीज देखी हमने। ठीक है ना, एक एक भाग मैंने इसका एक एक अनुच्छेद आपको डिफाइन करके बताया है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी मैंने चीज बताई आपको। उसके बाद हम क्या देखा था, संवैधानिक विकास के बाद में, हाँ, संवैधानिक विकास के बाद में हमने देखा बेटा वर्णमाला पे आ गए थे। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हमने स्वर देखा तो स्वर की बात कर रहे थे हम। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जानी ध्वनियां हैं, ये किसी की सहायता से नहीं, स्वतंत्र बोली जाती हैं। ठीक है, इनके भेद देखे थे, जैसे उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर देखे बेटा। मूल स्वर कौन से थे, आ, ई, उ, रे। फिर इसके हमने देखे बेटा संयुक्त स्वर। ठीक है ना, संधि स्वर जैसे बोल देते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त संधि स्वर भी बोल देते हो आप इसे। फिर देखा था हमने बेटा दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर देखा हमने। तो दीर्घ संयुक्त स्वर को, दीर्घ संधि स्वर कौन से हो जाते हैं बेटा, जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं, जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आ प्लस आ, तो क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। जैसे मैं बात करूं ई प्लस ई, तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। जैसे मैं बात करूं उ प्लस उ, दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए बेटा, दीर्घ संधि स्वर हो गए। जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि स्वर बोलते हैं। और जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा,
क्या बोलते हैं, संयुक्त तो संधि स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आ प्लस ई, तो ए बन गया। ठीक है, ए बन गया। और आ प्लस ए तो दीर्घ ए बन गया। आ प्लस उ तो औ बन गया। और आ प्लस ओ दीर्घ औ बन गया। ठीक है बेटा, चार तो ये हो गए, चार ये हो गए, चार और चार 8 और 3 ये हो गए। तो कितने बताए थे मैंने, 11 बताए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा बात करते हैं बेटा। ठीक है, स्वरों की मात्रा तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर और चीजों को रिवाइज करते रहिए बेटा। सारा एक एक टॉपिक कराऊंगा कंप्लीट। ठीक है, स्वरों की मात्रा तो बेटा स्वर मैंने बताया आपको, एक ये होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या इन दो को और लगा लिया जाता है। ये दो क्या है बेटा, अयोग बहा, अयोग बहा है ये दोनों। ठीक है, तो अगर वो कहे स्वरों उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 11 हो जाएगी। कितनी, 11 हो जाएगी माय डियर। ठीक है ना। अयोगभा स्वरों की संख्या, देखो अयोगभा क्यों बोला जाता है, ये तो बेटा ना तो स्वर है, ये ना स्वर है और ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन है। ना तो बेटा ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अयोगभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, अयोगभा बोला जाता है इन्हें। ठीक है, अब देखो इसकी मात्रा की बात करूं तो ये तो होता है बेटा अमात्रिक, इसकी मात्रा ये होती है। इसकी मात्रा की बात करूंगा तो ये होगी, इसकी मात्रा की करूंगा तो ये होगी, इस छोटे ऊ बड़ा ऊ की ये हो गई, री की बेटा ये हो गई या ये हो गई। ठीक है, इसकी मात्रा ये हो गई, इसकी डबल मात्रा हो गई, इसकी सिंगल मात्रा और नीचे आ की मात्रा, इसकी डबल मात्रा और नीचे आ की मात्रा, ये हो गई। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। ठीक है, अब एक चीज और है, एक चीज क्या है कि बेटा अगर आपको मात्रा का ज्ञान है तो संधि को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, संधि को बड़े आसानी से समझ सकते हो। अगर मात्रा का ज्ञान नहीं है तो संधि को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में आएगा आपका, वर्तनी को शुद्ध करने को छांटने को आती है, शुद्ध वाक्य में आएगा आपका। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य में भी छांटने को आती है, तो कई जगह इसका यूज होता है। चलो, पहला है आ क्या है बेटा, अमात्रिक है। ये क्या है, अमात्रिक है। दूसरा क्या है, आ की मात्रा होती है ये। ठीक है, जैसे आम हो गया, काला हो गया, आलू हो गया, इनमें क्या है, आ की मात्रा है। यहाँ दो यहाँ आ की मात्रा। ठीक है, तीसरा है ई, छोटी ई की मात्रा होती है बेटा ये। छोटी की मात्रा कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये तो बड़ी की हो जाएगी, छोटी की ये रही। ठीक है, हेमगिरी और नीति में। तीसरा चौथा है बड़ी, बड़ी की मात्रा ये होती है बेटा, तो बड़ी की मात्रा कौन सी है, ये वाली, और बड़ी की मात्रा कौन सी है, ये वाली। हेमगिरी में और नीति में बड़ी की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा भी है। ठीक है, पांचवा आता है बेटा ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो ये रही भरतपुर में और रामपुर में, जोधपुर में, और भी लिख सकते हो, जोधपुर लिख सकते हो, सबलपुर, जहां भी ऊ की मात्रा आ रही है, भानु। ठीक है, जो भी लिख रहे हो। छठा आता ऊ, ये मात्रा ये होती है बेटा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा भालू में, कालू में, लालू में, चालू में, सभी में मिल जाएगी। ठीक है, चालू में भी मिल जाएगी, ये पालतू में भी मिल जाएगी, फालतू में भी मिल जाएगी। ठीक है, री की मात्रा की बात करूं 7 पे आते हैं, तो री की मात्रा एक ये होती है, एक ये होती है। तो जैसे मात्र और जैसे मातृ, मात्र जैसे मातृ। अब यहां देखेंगे एक ही, 8वां, एक ही मात्रा बेटा ये होती है, जैसे महेश हो गया, रमेश हो गया, ये एक ही मात्रा लगी, छोटी एक ही। गणेश हो गया, राजेश हो गया। ठीक है ना, और भी नाम ले सकते हो जिसमें छोटी एक ही मात्रा आ रही हो। नव आता बेटा बड़ी है, बड़ी की मात्रा ये होती है, जैसे एक एक हो गया। ठीक है, जैसे धनैक हो गया, धनैक्य।
ठीक है, तो ये क्या होगी, बड़ी ए की मात्रा होगी। बड़ी ए की मात्रा डबल मात्रा होती है। ठीक है, संधि में बहुत इनका प्रयोग होगा, यहां समझ लो इन्हें। 10 में आता है बेटा औ, तो इसकी मात्रा ये होती है। तो इसके औ के बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, जैसे ओखली, ठीक है ना, जैसे ओखली, जैसे ओढ़नी, जैसे औंधी, ठीक है ना, ओवल, ओवर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, छोटे औ की मात्रा है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द जो भी जितने में लग रही है। 11 में आता है बेटा ये, इससे देखो क्या क्या बन सकता है, इससे देखो क्या क्या बन सकता है। तो देखो क्या बनेगा भाई, औरत, यहां पे क्या आ रही है, डबल आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने कहा दो क्या है, ये है अयोग भा, ये दो हैं अयोग भा। क्या है बेटा, अयोग भा है ये दोनों, ये दोनों क्या है भैया, अयोग भा है बेटे। ठीक है, अब स्वरों का उच्चारण स्थान हमें देखना होगा। तो मात्राएं बताइए, मात्रा का ज्ञान बहुत जरूरी है आपको, मात्रा का ज्ञान बहुत जरूरी है। मात्रा के ज्ञान के बिना हम ना तो वर्तनी को ठीक कर पाएंगे, ना शुद्ध वाक्य को ठीक कर पाएंगे, और ना ही संधि को ठीक कर पाएंगे, ना ही संधि को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे भाई, आ जाओ इधर। तो देखो भाई, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कहीं ना कहीं उच्चारण स्थान सबका रहता है स्वरों का। जैसे अब मैं बात समझाता हूं, कहां से उच्चारण स्थान होगा इनका। अंदर से वायु निकलेगी या ध्वनि निकलेगी, अंदर से निकलेगी बेटा, तो ये सबसे पहले कहां टकराएगी, यहां पे कंठ पे। ये क्या है जो दिख रहा है ना, ये जो निकला हुआ सा दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, कंठ। तो सबसे पहले जो ध्वनि अंदर से आएगी तो कहां टकराएगी, कंठ पे टकराएगी। ठीक है ना, कंठ के बाद में बेटा सीधी कहां टकराएगी, कंठ से निकलेगी सब सीधी कहां टकराएगी, ऊपर वाली छत पर टकराएगी, ऊपर वाली पे टकराएगी। उसे क्या बोला जाता है, तालु बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, तालु। फिर मूर्धन्य, अब वो तालु से जब आएगी तो आगे को यो मारेगी, तो दांत के ऊपर वाले, दांत का अंदर का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, तो वो हो गया मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य के बाद में क्या आएगी बेटा, जब मूर्धन्य में, जब तालु में यहां टकराई, भाई ये जो तालु है देखो ऐसे रहता है बेटा, आप देखेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे रहता है। अब ये मूर्धा नीचे कंठ से वायु निकली, ठीक है, नीचे कंठ से वायु निकली, ऐसे देखो कंठ से वायु निकली, अब ये कंठ पे निकली, फिर ये कहाँ टकराई, तालु में, तालु उठा रहता है ना ये। अब तालु के बाद में अब पीछे को तो जाएगी नहीं, आगे कोई बढ़ेगी, जब जिधर खाली जगह मिलेगी, जब या खाली जगह मिलेगी तो यहाँ टकराएगी। ये दांत हो गए ऊपर वाले, और यहाँ अंदर वाला पोर्शन यहाँ टकराएगी। तो ये कौन सी जगह होती है, मूर्धा। ठीक है ना, जब मूर्धा से रुकेगी तो फिर कहाँ आएगी, नीचे को आएगी, फिर कहाँ टकराएगी, ओष्ठ में टकराएगी, यहाँ होठ, सॉरी दांतों में टकराएगी। और दांतों के बाद यहाँ होठ लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, होठ लगे हुए हैं। तो फिर दांतों से टकरा के फिर कहाँ निकलेगी, होठों से, और होठों से होते हुए बाहर निकलेगी। ठीक है, तो कंठ, तो उच्चारण स्थान पता चला आपको कौन कौन से बेटा। पहला, कंठ से वायु निकली। दूसरा, तालु में जाके टकराई, तालु से टकरा के बेटा फिर मूर्धा में टकराई, और मूर्धा से टकरा के बेटा फिर दंत में,
और दंत से टकरा के बेटा होठ में, ओष्ठ में, और वहां से निकल के बाहर। ठीक है, जो मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं वो 5 ही होते हैं। ठीक है, जो मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं बेटा वो 5 ही होते हैं। अब 5 के अलावा कोई हो सकता है क्या? एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो, मैं यहां बना रहा हूं, ये हो गया हमारा गला और ये हो गई हमारी खोपड़ी। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा तालू वाला पोर्शन, ये हो गया हमारे दांत और ये हो गया हमारे होठ। ठीक है, ये हो गया हमारे होठ। नजर आ रहा नहीं आ रहा? आएगा, देखो। तो देखो बेटा, ठीक है, ये हो गए हमारे होठ हो गए, ये वाले क्या हो गए बेटा? होठ हो गए। ये हो गए हमारे दांत हो गए। ठीक है, अब वायु यहां से निकलेगी ऐसे करके, ये क्या होता है? हमारा कंठ होता है। अब वायु जब यहां से निकलेगी तो यहां से सबसे पहले कहां टकराएगी? इधर जाके ऊपर जाके टकराएगी। जब ऊपर टकराएगी तो बेटा ये क्या होता है? हमारा तालु होता है। अब यहां से जब टकराएगी तो इधर आएगी वो, ये क्या पड़ गया? हमारे दांत। तो दांत से क्या बन जाएगा? दंत्य। और दंते के बाद में सॉरी मूर्धा में भी टकराएगी। ये बेटा यहां जो टकरा रही दांत से पहले इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे ये मूर्धा आ जाएगा, ये मूर्धा आ जाएगा। फिर दांत से टकरा के कहाँ आएगी? दोबारा बनाता हूं मैं इसे, दोबारा बनाता हूं बेटा, देखो बड़ा सा बनाता हूं डायग्राम। ठीक है, देखो यहां देखो बेटा, ये क्या है? यहां से कंठ से निकलेगी वायु, ये क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, अब यहां से टकराएगी यहां जाके, तो ये क्या हो गया? तालु है ये। अब तालु से ऐसे घिस्सा मारती हुई आएगी, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला दांतों के ऊपर वाला, ये बेटा ये होता है मूर्धा। ये क्या होता है? मूर्धा होता है। अब यहां से दांत से टकराई तो ये क्या आ जाएगा? फिर यहाँ दंत आ जाएगा, और दंते के बाद में ये होठों से बाहर निकल जाएगी, होठों को टच करते हुए बाहर निकल जाएगी, तो ये कौन सा आ जाएगा? ओष्ठ आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा भाई? ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर है? तो मेनली कितने होते हैं मुख्य उच्चारण स्थान? कितने होते हैं? स्वर हो या व्यंजन हो तो 1 2 3 4 और 5। जो मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं बेटा वो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, ठीक है, अब यहां आ जाओ, डायग्राम बना लिया होगा, चलो मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? तो कंठ से होता है बेटा आ का और आ का, आ और आ का। तालु से किसका उच्चारण स्थान होता है बेटा? बोल के देखो, ई। तालु से ये होगा, तो तालु से होता है ई का और ई का। ठीक है, मूर्धा से किसका उच्चारण स्थान होता है बेटा? तो मूर्धा से होता है री का। बोल के देखोगे तो फीलिंग आएगी और री निकल के बाहर आएगा। ठीक है, दंत से, अब दंत पे बेटा, दंत से यहां पे स्वरों में किसी का उच्चारण नहीं। देखो री, मूर्धा री, जीभ टकरा रही है दांत के ऊपर वाले पोर्शन पर, री पे। ए नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ऊ हाँ ऊ ओष्ठ से।
तो ओ और ओ बेटा कहां से मिल गया हमें? ओट से मिल गया, ओस्ट से मिल गया। ठीक है, अब मेरे डियर अब बचे कौन से? ऊ भी हो गया, री भी हो गया, री भी हो गया। अब ये कि ए दोनों ए बचे और दोनों औ बचे। अब देखो यहां देखो, आ प्लस ई मिलके क्या बनता है बेटा? ए। तो इसका कहां से है? कंठ से है उच्चारण स्थान, और इसका कहां से बेटा? तालु से है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? कंठ तालु, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य बोल दो या तालु बोल दो, तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान कहां से हो गया? कंठ तालव्य से। ठीक है, अब इसका भी और बड़े वाले ए का भी, दोनों का। तो एक और ऐड कर लो इसमें, छठा कंठ तालव्य। कौन सा बेटा? कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में कौन से आगे? छोटी ए और बड़ी ए दोनों आगे। ठीक है, अब ये तो हो गए, अब बचे ये दोनों हो गए बेटा, और ये बचे। अब इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाओ। अगर मैं कहूं आपसे आ प्लस के ऊ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो इसका कहां से होता है बेटा? कंठ से होता है, और इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? ऊ, ओष्ठ से होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ लिख दो या तो, या कंठ प्लस ओष्ठ लिख दो। तो कंठोष्ठ से कौन सा हो गया? ओ, दोनों औ हो गए। तो दोनों औ एक और जोड़ दो इसमें बेटा, कंठोष्ठ, दोनों औ, दोनों औ हो गए बेटा, दोनों औ। ठीक है, तो स्वरों का उच्चारण स्थान आपने देखा है, स्वरों का उच्चारण स्थान आपने देखा, यहां से कंठ तालव्य और कंठोष्ठ से देखा है बेटा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, एक और ऐड करो इसमें, आठवां ऐड करो बेटा इसमें, वत्सर्य। क्या? वत्सर्य। या फिर मसूड़ा। मसूड़े से किसका उच्चारण स्थान होता है? ठीक है, एक री का रे का होता है। किसका होता है? रे का होता है। इसे नोट कर लेना, बाद में याद करना पड़ेगा, इससे बढ़िया अभी याद कर लो रे का। ठीक है, बाकी नहीं होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग डालो, ये क्लियर हो गया। अब यहां देखो बेटा, यहां बेटा अभी ये बच गया हमारे दो अयोगभा, एक ये बच गया, एक ये बच गया, दो अयोगभा बच गए। तो देखेंगे, पहले हेडिंग डालो यहां पे, अनुस्वार उच्चारण। क्या भाई? अनुस्वार उच्चारण। ठीक है बेटा, अनुस्वार उच्चारण। तो अनुस्वार क्या है? एक ये वाला है, इसकी मात्रा क्या होती है बेटा? ये वाली होती है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है? ये होती है। स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां क्या बोला जाता है इन्हें? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां, ये पूछा जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है या अनुनासिक बोला जाता है? इसमें बेटा ध्वनि नाक से निकलती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ध्वनि नाक से निकलती है, ध्वनि नाक से निकलती है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार बोला जाता है, और अनुस्वार में ध्वनि नाक से निकलती है बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे बेटा अंगूर, अंगद, अंगूर, अंगद। ठीक है, कंकर आदि आदि। अब बात करते हैं अनुनासिक की। किसकी? एक तो ये हो गया, एक बात करते हैं बेटा अनुनासिक की। अनुनासिक
उच्चारण। ठीक है, अनुनासिक उच्चारण एक ही होता है जो मैंने ये बताया था। ठीक है, अनुनासिक उच्चारण, ये था अनुसार उच्चारण, ये था अनुनासिक उच्चारण। ठीक है, यहां पे बेटा जो ध्वनि होती है, ध्वनि नाक व मुंह दोनों से निकलती है, नाक व मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, नाक व मुंह दोनों से निकलती है बेटा। नानुनासिक उच्चारण में ध्वनि नाक व मुंह दोनों से निकलती है। क्लियर है बेटा? जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अंगना, चंद्रमा आदि। ठीक है, आदि। तो एक हो गया बेटा अनुस्वार हो गया और एक हो गया अनुनासिक हो गया। ठीक है, एक हो गया अनुनासिक और एक हो गया अनुस्वार हो गया। ठीक है, एक होता है निरुनासिक, निर्नुनासिक। एक कौन सा होता है? निर्नुनासिक। यहां देखेंगे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। तो इसमें बच्चे, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें ध्वनि या वायु सिर्फ नाक से निकलती है। इसमें ध्वनि या वायु सिर्फ कहां से बेटा? नाक से निकलती है। सॉरी, नाक से नहीं, मुख से। पूछा जाता है कि निर्नुनासिक में वायु कहां से निकलती है बेटा? मुख से निकलती है। ध्यान रखेंगे, निर्नुनासिक में ध्वनि या वायु सिर्फ मुख से निकलती है। ठीक है ना, मुख से निकलती है। एक और बचता है बेटा, स्वर में आपका विसर्ग युक्त बचता है। क्या? विसर्ग युक्त बचता है। तो विसर्ग का साइन क्या होता है बेटा? ये होता है। ठीक है, आपको पता है कि विराम चिन्ह में ये क्या बोला जाता है? उपविराम बोला जाता है, उपविराम। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा, कामता प्रसाद गुरुजी ने इसे विसर्ग की संज्ञा दी, विसर्ग की संज्ञा दी। ठीक है ना, विसर्ग की संज्ञा दी। किसको? इसको। ठीक है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ध्यान देंगे, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, की तरह। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक है, इसका उच्चारण बेटा हा की तरह होता है। जैसे दुख, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दुख, जैसे प्राय, प्राय में यहां लगा देते ना, जैसे प्राय हो गया बेटा, जैसे अतः आदि। तो बेटा ये आपका था स्वर। ठीक है, स्वर में ये था बेटा आपका स्वर, और स्वर में मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी आपकी। स्वर में मैंने एक एक चीज आपको बताई है बेटा। ठीक है ना, स्वर में मैंने आपको एक एक चीज बताई है। तो यहां डालेंगे बेटा स्वर। क्या? तो यहां व्यंजन को हटा दो, स्वर रखो यहां पे सिर्फ, क्योंकि आज तो स्वर ही हो पाया है। ठीक है, व्यंजन कंप्लीट होगा नहीं, तो स्वर ही रखो यहां पे। ठीक है, स्वर। ठीक है बेटा, और देखो आपके जो भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, आपसे छोटे जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं बेटा, ठीक है, हमारे यहाँ द स्कूल EAD ग्रुप, ठीक है, द स्कूल EAD ग्रुप पे सैनिक स्कूल बेटा,
सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और RIMC और बेटा AMU, इन स्कूलों में एंट्रेंस की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है, 6th क्लास 9th क्लास के लिए। और बेटा ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9758819073, इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। तो अपने छोटे भाई बहन या आपके कोई रिश्तेदार या जानने वाले रिलेटिव्स जो भी हैं तो उन सभी को जोड़िएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच।